सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारे चल रहे हैं यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस क्योंकि आपका जून में एग्जाम होने वाला है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 वोट मतों से जीत गया। यानी दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाला और हारने वाला। देखिए, जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? टोटल 100% होते हैं, तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? 40%। कितना हो गया? 40%। और वो कितने मतों से जीत गया? 1600 मतों से। और परसेंटेज में देखिए, जीतने वाले को मिले थे 60 और हारने वाले को मिले थे 40। इनका अंतर कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना हो गया? 20%। यानी जीतने वाला कितने परसेंट से जीत गया? हारने वाले से 20% से। और जिसकी वैल्यू वोटों में कितनी दी है? मतों में 1600 मत। तो यहां से क्या अब पूछा है? कुल वोट मतों की संख्या। कुल मत होते हैं हमेशा 100%। 100% की वैल्यू पूछिए, यानी 20% की वैल्यू दी है और 100 की पूछी है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्योंकि जीतने वाले को 60% मिले थे, तो हारने वाले को 40%। इन दोनों को माइनस किया, यानी जीतने वाला कितने वोट से जीत गया? परसेंट में 20% से। जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 1600। कुल मतों यानी 100% की वैल्यू पूछिए। देखिए, इससे ये कैंसिल कर देंगे, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 80 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 8000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा? देखिए, 125 का 30% का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 30%। लगाए तो परसेंट जब भी लगाओ तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, प्लस 300 का 45%। परसेंट जब भी लगाओ तो डिवाइड में क्या लिख देंगे? 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम। ऊपर 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, 1 कैरी आएगा, ये 12 और ये 30, 135। अब 2 का 75 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 का 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37.5 प्लस में 135। अब इन्हें प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? देखिए, पॉइंट में 5, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12, ये 6 और 7 और 1, यानी कि 172.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो कभी भी परसेंटेज ऐसा क्वेश्चन हो, 125 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30%, 30 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाओ तो डिवाइड में क्या लगा देंगे? 100। और आंसर कितना आ गया? ऑप्शन बी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 25 वस्तुओं को 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी वो बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब यहाँ लाभ होगा या हानि होगी ये बताना। तो देखिए, ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 को ले आएंगे डिवाइड में। अब इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए, 5 से इन्हें कैंसिल कर देंगे, 5 से 4 टाइम और 5 से 5 टाइम। ये होगा क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना हो गया? 4, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। यानी 4 में लेके आया, 5 में बेची, तो कितने का फायदा हो गया? प्रॉफिट 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर, यानी 4 पर। तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो ये आ जाएगा इसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। यानी कितने का लाभ हो गया? 25% का। तो कितने का लाभ हो गया? 25% का। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई, कितना लाभ होगा? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रुपए को आपको एक साइड लिखना है और दर को आपको एक साइड लिखना है। देखिए, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 6, और 6 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 5। अब क्या करना है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का 5 से कर देंगे
तो ये हो जाएगा 25 और 6 का इधर कर देना है, 6 6 जा 36 और पहला जो आएगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, अगला होगा वो सेलिंग प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य। 25 में लेके आए, 36 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 11 रुपए का। कितने का प्रॉफिट? देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 25 में 25 क्रय मूल्य दिया है, 36 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 11 रुपए का। किस पर? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 25। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, इससे कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम, और 4 का 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44%। यानी कितने का लाभ हुआ उसे? 44% का। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इतने में इतने की दर से, इतने में इतने की दर से। तो रुपए को आपको एक साइड रखना है, दर को एक साइड। अब पहले इधर मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो पहले जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, दूसरा जो होगा विक्रय मूल्य। 25 में लेके आए, 36 में बेच दी, कितने का फायदा होगा? 11 का। किस पर? 25 पर। डिवाइड कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 44%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% और 10% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी, यानी किस एकल छूट के बराबर होगी? दो डिस्काउंट दें, आपको एक डिस्काउंट निकालना है। तो हमेशा आपको याद रखना है, इसमें आपको सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करना है। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइड में 100। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट कितना हो गया? माइनस के 10%, दूसरा डिस्काउंट 10% प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। ये आपको याद रखना है। देखिए माइनस टेन कितना हो गया? माइनस के 20, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया प्लस का 1। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 19%, यानी कि माइनस का मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया इसका? 19%। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी आपको तो 3%, 2% कितनी भी हो, सक्सेसिव सिर्फ 2% के लिए अप्लाई होता है। 10% की दो एकल छूट पूछी थी, तो इसका माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, माइनस टेन प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हो गया -20, ये 1 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना? माइनस का 19, माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है? डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे छोटा क्या है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसकी पावर्स दी हूं। देखिए पहली पावर्स क्या दी है? 250, दूसरी पावर क्या दी है यानी घात 150, तीसरी 100, अगला 200। तो इनका करना है आपको HCF, हमेशा याद रखना है। इनका करना है HCF। अब HCF कैसे करेंगे? देखिए 0 0 0 0, सब में 0 है तो एक 0 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 25, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, और उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 50। तो इनका HCF कितना हो गया? 50। इन सभी का HCF हो गया 50। अब इस HCF से इसकी पावर में डिवाइड कर देना है। तो 50 से 250 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम। फिर 3 की पावर 150 है तो 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम। फिर 50 से 5 की पावर 100 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। फिर 4 की पावर 200 है, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम। अब इसके 2 की पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है? 32, 3 की पावर 3 को 27, 5 की पावर 2 को 25, और 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 256। 4 की पावर 4 कितना हो गया? 256। अब यहाँ से पूछा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी की संख्या कितनी है? 25। 25 का मतलब 5 की पावर 100। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 की पावर 100, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? जो भी पावर्स दी हो घात, उन घात का लेना है HCF। HCF यानी मासापा। तो कितना आ गया? 50। 50 से अब जो भी HCF आए 50 से इसकी पावर में डिवाइड करते जाना है। 250 में डिवाइड किया तो 2 की पावर 5, फिर 150 में 50 से डिवाइड किया 3 टाइम, फिर 100 में डिवाइड किया 2 टाइम, और 200 में डिवाइड किया 4 टाइम। अब इनकी पावर को ओपन करके लिख लेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? 25। 25 का मतलब 5 की पावर 100। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कोई धनराशि सरल ब्याज पर 220 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। यानी साधारण ब्याज पे बोला गया है एक से दुगनी हो जाती है, एक से दुगनी कितने सालों में, 20 सालों में। तो एक से चौगुनी कितने सालों में हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। 4 गुनी कितनी सालों में हो जाएगी, यहाँ पर साल पूछे गए। बहुत ही इजी तरीका है। देखिए एक से दो गुनी हो रही है 20 सालों में, तो कितने सालों में एक से 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा क्या करना है, इनका लेना है अंतर। एक से दो गुनी हो रही है तो एक में से दो जाएगा, कितना बचेगा, एक इकाई, और जिसकी वैल्यू सालों में दी है 20 साल के बराबर, 20 साल। यानी कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक से दो गुनी हो रही है, एक से 10 गुनी, एक से इतनी गुनी, तो उनका अंतर ले लेना है। देखिए दो में से एक गया तो एक बचा, और एक यूनिट यानी एक इकाई का मान 20 साल के बराबर। अब यहां से इनका अंतर लेंगे, 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3 इकाई यानी 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सा क्या करना है, एक की वैल्यू दी है तो एक से डिवाइड कर देंगे, 3 की पूछी है तो 3 2 जा 6, यानी एक से 4 गुनी होने में कितने साल लगेंगे उसे, 60 साल। कितने साल, 60 साल। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल मेथड है इसका। एक से दो गुनी हो रही थी 20 सालों में, तो दो में से एक गया, एक इकाई का मान होगा 20 साल। फिर एक से 4 गुनी कितने सालों में जाएगी, 4 में से एक माइनस कर दें, 3 इकाई का मान पूछा है तो एक से कर दिया भाग और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितने साल लगेंगे, 60 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3,000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है, तो सबसे पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन दर गुणा समय बट्टे में 100। अब साधारण मूलधन कितना दिया है, 3,000 रुपए, और दर कितनी दी है 20%, और समय दिया है 3 साल, भाग में कर देंगे 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो 3 सालों के लिए साधारण ब्याज तो हो गया 1,800 रुपए, यह आ गया साधारण ब्याज। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सीधा सा मेथड है, कितने वर्षों में पूछा है, 3 वर्षों में, तो आपको 3 ब्रैकेट बना लेंगे। 3 वर्षों का पूछा है तो 3 ब्रैकेट बना लीजिए। 3 ब्रैकेट बन गए, पहले ब्रैकेट के सामने 3 लिखना है, फिर इससे एक कम करके 2, फिर इससे एक कम करके 1। अब यहाँ पर देखिए कितने रुपए, कितने मूलधन कितना है 3,000 रुपए, और दर कितनी है 20%। तो सबसे पहले निकालेंगे 3,000 रुपए का 20%। 3,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 600 रुपए। तो यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ लिख देना। फिर जो आंसर आया 600, उसका फिर से 20% निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 120, यानी दूसरे साल में 120 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर जो आंसर आया फिर उसका 20% निकालेंगे, फिर से इसका 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 24 रुपए। और आपको याद रखना है डायरेक्ट यहाँ 24 नहीं लिखना, 24 को लिखना है यहाँ पर। अब एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए, एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए, तो जो दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू है इसमें प्लस करके तब लिखना है। तो 120 में 24 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 144, ऐसे करके लिखना है। सबसे पहले वाले ब्रैकेट में 20% निकाला 600 आ गया, फिर इसके पीछे 600 का 20% निकाला 120 आ गया। अब इसका 20% निकाला तो 24 नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट 24 नहीं लिखना है, एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए तो पीछे वाला ब्रैकेट इसमें प्लस करके लिखना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 6 3 जा 18, 1,800 रुपए, प्लस ये कितना हो गया 240 और ये 144। अब यहाँ पे इनका अंतर पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए अंतर चक्रवृद्धि ब्याज 1,800, इनको प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 8 और ये 3, 384 माइनस साधारण ब्याज कितनी थी 1,800, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितने रुपए बचा 384 रुपए, यानी 380 रुपीज। तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, ऑप्शन बी। तो ये सबसे सिंपल मेथड था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है सीधा मूलधन गुणा दर इंटू ब्याज, सीधा मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 1,800 रुपए।
अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने 3 वर्ष का था, 3 ब्रैकेट बनाए, पहले क्या हमें 3 2 1 एक एक कम करके लिख लिया। पहले मूलधन का 20% निकाला 600, 600 का 20% निकाला 120, फिर इसका 20% निकाला 24, जो इसमें प्लस करके लिख दिया। अब इसको 1800 बन गया था, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 384 रुपए। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था, इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आंसर आ गया 384 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकाल लीजिए, साधारण ब्याज अलग निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दें। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में वे परियोजना का 18% भाग पूरा कर लेंगे यदि वे एक साथ काम करें। क्वेश्चन में बोला गया पी 25 दिनों में एक काम को कर सकता है और क्यू 50 दिनों में एक काम को कर सकता है, तो ये तो हो गए इनके दिन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इनका लेना है फिर आपको एलसीएम, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 50। ये जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कुल कार्य। एलसीएम कभी भी आएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, कुल कार्य। अब क्या करना है, अब निकालनी है पी की क्षमता और क्यू की क्षमता, यानी ये किस क्षमता से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी दिन है उस कुल कार्य में भाग लगा देंगे, यानी एलसीएम में 25 का 50 में भाग लगाएंगे तो कितना है 2, यानी पी 2 क्षमता से काम कर रहा है, 50 का 50 से डिवाइड करेंगे, क्यू की कितनी आ जाएगी 1, यानी क्यू कितनी क्षमता से काम कर रहा है, एक क्षमता से। तो पूछा है कि एक साथ काम करें तो उसे कुल दिन कितने लगेंगे, दिन। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो जो भी कुल कार्य है उसमें दोनों की क्षमता से भाग लगा देना है, और इसका कितना प्रतिशत भाग है 18%, तो इसका 18% निकाल देंगे। तो देखिए 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम 2 टाइम, ये हो जाएगा 18 डिवाइड में पी की क्षमता और क्यू की क्षमता, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 3 से ये कैंसिल हो गया। देखिए 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो दोनों मिलके इस कुल कार्य का 18% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना, जो भी कभी भी दिन दिया उनका एलसीएम लेना, इनकी क्षमता निकालनी है, दोनों का पूछा था तो कुल कार्य में दोनों की क्षमता से भाग लगा देना। अब यहाँ पे ये कह रहा था कि कुल कार्य का 18%, तो इसका 18% निकाल दिया, कितना आ गया 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने समय में भर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सेम टाइम एंड वर्क की तरह कार्य करता है। देखिए ए 10 घंटे में भर रहा है और बी भर रहा है 15 घंटे में। ये भरने वाले पाइप है, इसके साथ अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक खाली करने वाला पाइप है। तो देखिए इनका लेना है सेम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। अब एलसीएम से इसमें भाग लगाएंगे, तो इसमें भाग लगाएंगे 10 से भाग लगाएंगे 30 में तो कितना आएगा 3, और 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ये आ गई इनकी क्षमता यानी भरने की, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, यानी ए और बी दोनों मिलके कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं 5 से। और जो भी कुल कार्य है, कुल कार्य ये हो गया, इसमें दोनों की क्षमता से भाग लगा देंगे, दोनों की क्षमता कितनी है 5, इससे कैंसिल कर देंगे, तो दोनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे 6 घंटे में, यानी 6 आवर में। टाइम एंड वर्क की तरह कार्य करता है और कुछ नहीं। और यहाँ पर अगर सेम खाली करने वाला पाइप होता तो उसकी क्षमता माइनस में लिख लेते, पर यहाँ पे ये भरने वाले पाइप थे, दोनों की क्षमता आ गई 50, और दोनों कितने कितने लीटर पानी भरना है 30 लीटर, तो कितने घंटे में भर लेंगे 5 से इसमें डिवाइड कर दें तो 6 घंटे में भर लेंगे दोनों पाइप। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी। तो देखिए गति यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय। पहले कितनी दूरी दी है 420 किलोमीटर, यानी पहली गति निकालेंगे, 420 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे लग रहे हैं 7 घंटे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना स्पीड चलेगा, पहली सी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसी दूरी को सेम
सेम दूरी यानी 420 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में कितने चाल से पार करेगा? देखो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। अब उसे स्पीड कितनी बढ़ानी होगी? देखो पहले 7 घंटे में 420 किलोमीटर पार करना था, अब 6 घंटे में 420 किलोमीटर पार करने के लिए कितनी स्पीड बढ़ानी होगी? तो देखिए पहले 60 थी और स्पीड कितनी होगी 70, तो कितनी बढ़ानी होगी? यानी इनका अंतर 70 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितनी बढ़ानी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 300 मीटर की लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार कर लेगी? अब देखिए इसमें कभी भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड, ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ, और डिवाइड में कर देना है समय से भाग। अब देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी दी है? 54 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की लेंथ दी है मीटर में, तो ये दी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए डायरेक्ट 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? टेलीफोन खंबे को पार करे। अब देखिए खंबा वहीं की वहीं रहता है, खंबे में तो कोई स्पीड नहीं होती, तो टेली दूसरी स्पीड क्या हो गई? 0 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। अब यहाँ खंबे में कोई लंबाई नहीं होती ट्रेन के सापेक्ष, तो वो भी क्या हो गई? 0। क्वेश्चन में पूछा है कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए 18 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, टी को ऊपर ले आएंगे इसे नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा टी इजिकल टू 300 डिवाइड में 3 5 जा 15, 15 आ जाएगा डिवाइड में। अब 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम? 20 टाइम। तो यानी कितने सेकंड लगेंगे उसे ट्रेन को टेलीफोन के खंभे को पार करने? 20 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नाव और धारा का क्वेश्चन है। धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। नाव के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए कभी भी आपको अनुकूल और प्रतिकूल दिया हो तो यहाँ आपको चाल निकालनी है। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अगर अनुकूल है तो दोनों की जो गति होगी धारा की और नाव की वो जुड़ जाएगी, यानी कि नाव की गति, देखिए धारा की गति नाव की गति इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर अनुकूल में। और प्रतिकूल में स्पीड यानी कि गति माइनस हो जाती है, तो प्रतिकूल है तो गति क्या हो जाएगी? माइनस, यानी 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? इसमें से माइनस करेंगे 7 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा के अनुकूल अगर धारा की 7 नाव बह रही है तो गति ज्यादा होगी, दोनों को प्लस कर देंगे, और धारा इधर नाव है और इधर धारा है, दोनों विपरीत है एक दूसरे के प्रतिकूल है तो गति कम होगी। अब पूछा कितना समय लगेगा, तो देखिए समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, ये समय का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए आने की चाल मतलब आने का समय प्लस जाने का समय, यानी धारा के अनुकूल का समय और प्रतिकूल का समय। अब यहाँ से देखिए नाव के प्रतिकूल 21 किलोमीटर, तो प्रतिकूल की दूरी दी है 21 किलोमीटर और प्रतिकूल की चाल कितनी दी है? 7, उससे डिवाइड कर देंगे प्लस। अब धारा के अनुकूल की गति दूरी कितनी दी है? 45 यानी 45 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी दी है अनुकूल की? 15, इससे डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और 3 कितना होगा? 6 आवर्स। यानी कितने घंटे लगेंगे धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने में? 6 घंटे लगेंगे। तो अनुकूल कभी भी आता है तो आपको गति को प्लस कर लेना है और प्रतिकूल आता है गति को माइनस कर लेना है। और समय पूछा है तो जाने का समय और आने का समय। अब देखिए प्रतिकूल में दूरी किस किलोमीटर थी और चाल आ गई 7, इससे डिवाइड किया 3, और अनुकूल में दूरी थी 45 किलोमीटर और उसकी चाल थी 15, डिवाइड कर दिया आ गया 3, तो 6 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे करके बोला है ये एक वर्ग है और इसमें से एक बड़े से बड़ा वृत्त काटा जा रहा है और वर्ग की भुजा
कितनी है 28। देखिए जो वर्ग की भुजा है वो इस वृत्त का क्या बन जाएगा व्यास। तो वृत्त के व्यास को लिखते हैं डी से। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ये होगी त्रिज्या। अब क्वेश्चन में बोला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14। तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग में से बड़े से बड़ा वृत्त काटा जा रहा था, तो वर्ग की जो भुजा होगी वो इस वृत्त का व्यास बन जाएगी। व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या आ जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वहां पे आर की वैल्यू पुट कर दी है तो ऑप्शन यानी कि आंसर कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। तो आपसे कभी भी संख्या पूछी हो, यहां पर पूछा है संख्या, तो देखिए किसको पिघलाकर कौन सी चीज बनाई जा रही है। तो कभी एक ऑब्जेक्ट को पिघलाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उनके आयतन बराबर रहते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, तो यहां लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो जिससे पिघलाकर बनाई जा रही है उसके आयतन में भाग लगा देंगे जो चीज बनाई जा रही है। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस गोलाकार गेंद बनाई जा रही है, तो यहां लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। सिंपल सा। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या आर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या अलग ले लेते हैं। पाई से पाई कट गया, 1/3 से 1/3, 2 से कट गया 1/2 बराबर। देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 12, आर क्यूब है तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। देखिए डिवाइड में कितना रह गया था, देखिए 4, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल किया था, और आर क्यूब यानी कि गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, आर की पावर 3 है तो त्रिज्या का 3 बार मल्टीप्लाई। देखिए 6 2 जा 12, 6 से ये 2 टाइम और 6 से ये 2 टाइम, 2 2 जा 4, यानी कितनी गेंदें बनाई जाएगी। एक अर्धगोले को पिघलाकर ठोस गोले की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं 4 गेंदें। सिंपल सा होता है, संख्या पूछी हो तो जिस चीज से पिघलाकर यानी अर्धगोले से पिघलाकर तो उसके आयतन में भाग लगा देंगे। जो चीज बनाई जा रही है ठोस गोले की गेंदें बनाई जा रही है उससे भाग लगा देंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया। अब आर क्यूब यानी 12, तो 12 का 3 बार मल्टीप्लाई, और जो चीज बनाई जा रही है उसकी त्रिज्या है 6, तो 6 का 3 बार मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 ऐसे करके 1/32 तक इसका किसके बराबर होगा, यानी ये प्लस करने हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना कि ये एलसीएम लेना है, ऐसा कभी नहीं करना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इनके ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड जिनका अंतर एक आए। तो देखिए 4 और 5, 4 पंजे 20 होता है, इसका करेंगे 30 का तो 5 और 6, क्योंकि 5 6 जा 30, इसका करेंगे तो 6 और 7, ऐसे ही करके करते चलेंगे। लास्ट वाले के कर लेंगे 32 कैसे 132 यानी 11 इंटू 12, ऐसे करके फैक्टर कर लेने जिनका अंतर एक हो। अंत के 4 में से 5 गया 1, 5 में 6 गया 1, 6 में 7 गया 1, यानी अंतर 1 हो। अब क्या करना है आपको, देखिए सबके ऊपर क्या है 1 है तो 1 लिखना है, जो ऊपर वाली डिजिट है। अब इनका अंतर कितना है, सबका 1 है ना, तो यहाँ पर अंतर लिखना है डिवाइड में। देखिए ऊपर 1 था तो 1 लिखा, अब इनका अंतर कितना है 1, वो लिखा। ब्रैकेट लगाएंगे 1/1 अपॉन करके पहला नंबर, फिर माइनस लगाना है हमेशा, फिर 1 अपॉन करके लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 1 जा 3,
12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 2/12। इससे कैंसिल करेंगे 1/6। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करके कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसके फैक्टर कर लेने हैं, इन सभी के उनका अंतर डिफरेंस बनो। तो 4 × 5 और इसका 11 × 12। अब क्या करना है, 1 सबके न्यूमरेटर में 1 है, 1 लिखा, 1/, करके इनका अंतर, फिर ब्रैकेट लगाना है, पहली वाली वैल्यू 1/, करके लास्ट वाली वैल्यू 1/, करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 1/6।